नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी का रण खत्म नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही ईवीएम का जन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया। अखिलेश के बयान और ट्वीट का पीएम ने प्रयागराज में जवाब दिया। दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए चुनाव आयोग से इसे ठीक करने की अपील की थी। इसके बाद पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए इसे हार का बहाना बताया है और ऐसे में सवाल उठता है, ईवीएम का विरोध क्या जनादेश का अनादर नहीं है? ईवीएम राग से क्या विपक्ष ने हार स्वीकार ली है? चौथे चरण में ही क्या वोट पर फैसला हो गया है? विपक्ष ईवीएम पर आखिर हार का ठीकरा क्यों बढ़ रहा है? ईवीएम पर भरोसा नहीं तो जीत के बाद कुर्सी क्यों स्वीकारते हैं ये नेता जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले इस खास रिपोर्ट देखिए। विपक्ष ईवीएम को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाता रहा है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता रहा है, लेकिन अब पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा है। ईवीएम राग से विपक्ष ने स्वीकारी हार। पांचवा चरण पूरा हो जाएगा या छठवां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। 10 फरवरी को जब यूपी के 58 सीटों पर दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी, तभी सरकार और विपक्ष के बीच एक ट्वीट वॉर शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए की, फिर एसपी कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों में वार पलटवार शुरू हो गया था। बिजनौर की रैली में तो अखिलेश ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए ईवीएम में धांधली को लेकर शिकायत भी कर दी। विपक्ष के इन्हीं शिकायतों पर पीएम ने यह तंज कस दिया। चौथे चरण में ही वोट का फैसला हो गया। इस बार तो हिलौड़े चौथे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। बड़ा सवाल है, क्या जिस तरह से एक बार फिर से चुनाव के बीच में ही ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है, क्या ईवीएम पर भरोसा नहीं करना जनादेश का अपमान नहीं है? क्या ईवीएम राग से विपक्ष ने हार स्वीकार ली है और चौथे चरण में ही आखिर क्या वोट पर फैसला हो चुका है? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर विपक्षी पार्टियों पर पलटवार किया है। सबसे बड़ा सवाल लेकिन यहां पर यह उठता है कि अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो जीत के बाद कुर्सी क्यों स्वीकारते हैं? जिन पार्टियों की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, उन्हीं पार्टियों के अध्यक्ष तक के जो नेता हैं, खद के नेता हैं, उनकी तरफ से जब सांसद चुनाव लड़ा जाता है तो उन्हीं ईवीएम पर जीत के बाद दरअसल शपथ ली जाती है, सर्टिफिकेट लिया जाता है। तमाम पहलू पर बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन अंशु जी, आखिर ईवीएम पर भरोसा न करना ये क्या जनादेश का अपमान नहीं है? और इस बार तो बीच चुनाव में ही ईवीएम का मुद्दा उठ गया। नहीं, देखिए, कहीं पर भी कोई ईवीएम या इन सब विषयों पर कोई अभी इस तरीके का नहीं है। अभी का जो मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो हार होने जा रही है, उस पर जो प्रधानमंत्री की हंसी है वो दरअसल मुद्दा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उनके मुंह से हंसी नहीं निकल पा रहे, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि वो कोशिश करें, क्योंकि लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। हमेशा जनता ने 2017 में मौका दिया था। आपने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, विकास होगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बेरोजगारी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए, महंगाई चरम पर है। लगातार जो डीजल पेट्रोल पे आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, उससे लोगों का जीना दूभर हो गया है। और चुनाव के बाद 150 रुपए में पेट्रोल होने वाला है, आप देख लीजिएगा। यही डीजल 140 रुपए लीटर बिकेगा और पेट्रोल 150 में बिकेगा। तो प्रदेश की जनता जानती है महंगाई हटाना है तो बीजेपी को भगाना है। प्रदेश के भाजपा के लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश में ठीक है सफाया करने जा रहे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ कनेक्ट हो गए। राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं कि ईवीएम मुद्दा नहीं है, बुनियादी मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को हार दिख रही है, इस वजह से आप लोग इसका जिक्र कर रहे हैं।
देखिए, जिनको पूरे विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी नहीं मिले, जिनका 2% से कम वोट आने वाला है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। राहुल बाबा को ढूंढ रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। अब कांग्रेस के बारे में क्या कहूं मैं, तो वो तो जीरो है। अब उसमें कुछ भी घटाइए, कुछ भी जोड़िए, कोई परिणाम आने वाला है नहीं। तो इसको बहुत गंभीरता से कांग्रेस को लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ना कि झूठ भी कितना दमदामी से बोल रहे हैं। तो थाईलैंड चले झूठ बोलने की मशीन का नाम ही तो कांग्रेस है। पर आकर सुनिए ना मेरी बात, बीच में बोलिए। महंगाई का डंक मैंने आपको धैर्य पूर्वक सुना है, मेरी बात को सुना जाए, मेरी बात को सुना जाए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप यार अंशु भाई, मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको, मेरी बहुत तेज आवाज है और ऊंची और मोटी भी है। उत्तर प्रदेश वाले बाबा जी नहीं, क्या करने, अरे आपका कोई अस्तित्व नहीं है भाई। अरे राहुल कहाँ है, जरा राहुल लाओ। प्रियंका वाड्रा से कुछ होने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश, इसलिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता आपसे बात करके। आपका कोई अस्तित्व है नहीं। ठीक है, ठीक है। एक एमएलए नहीं जीत के आने वाला है आपका। हाँ, एक एमएलए नहीं जीत के आने वाला, क्यों समय बर्बाद करूं आपसे। आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्वहीन है कांग्रेस। जनता कोई नोटिस नहीं ले रही, कोई गंभीरता से आपकी बात को लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल खत्म कांग्रेस है, एकदम खत्म। अंशु अवस्थी जी, जो बुनियादी सवाल है, आज की तारीख में क्या बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है इनकी बात को। जी ठीक है, ठीक है। अरे जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे करेंगे ना। सपा लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, तो चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे हैं। गंभीरता की है। चिलम वाले बाबा थाईलैंड क्या करने गए थे, ये बात तो गंभीरता की है। 24 बार गए, जानकारी क्यों नहीं दी। अंशु जी ठीक है। अंशु जी, जो बड़ा सवाल, राहुल बाबा क्या करते हैं वहां जाके, राहुल बाबा कौन से कुकर्म करते हैं सब जानता है पूरा देश। छोड़ दीजिए, चिलम बाबा पूरा देश जानता है, मत मुंह खुलवाइए मेरा। ठीक है, अरे रहने दीजिए ना। अरे यूपी में लेके आओ ना राहुल को, क्यों नहीं ला रहे हो। मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। अंशु अवस्थी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पर्सनल कमेंट नहीं करना है आप लोगों को, ना ही नेताओं के बारे में बात करनी है, मुद्दों पर बात करिए, ये गुजारिश है। अंशु अवस्थी जी, आज की तारीख में क्या कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा है? ये भरोसा 10 मार्च तक क्या बरकरार रहेगा? देखिए, जहां पर भी ईवीएम को लेकर शिकायतें आ रही, वहां पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जहां पर नहीं आ रही वहां पर हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भाजपा के नेता इस समय लफाजी कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अपने 5 साल की उपलब्धियां नहीं बताते हैं। 8 साल की केंद्र की सरकार, राहुल तो लफाजी करने के लिए भी नहीं कहा है। राहुल को ढूंढ रहे हैं लोग। 400 गुना प्रतिशत राहुल गांधी को लाओ ना। और ये चैनलों पर बैठकर, अरे राहुल गांधी तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उनको लेके आओ। किसानों, अरे भैया, हमें जिताने का काम तो राहुल बाबा ही करते। मनोरंजन नहीं हो पा रहा है यूपी के लोगों का। उत्तर प्रदेश के लोग हंस नहीं पा रहे हैं भाई, मनोरंजन नहीं हो रहा है राहुल गांधी के बिना। उनको लेके आओ, सुन लेते हैं। ये फेंकू बाबा और थाईलैंड वाले बाबा जो है, ये हंसी के पात्र बन चुके हैं। जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती। 14 साल बाद उनका वनवास समाप्त हुआ था, लेकिन जो इन्होंने झूठ बोला है प्रदेश के नौजवानों से, किसानों से, महिलाओं से, तो इनका सफाया होने जा रहा है। अब थाईलैंड के बाबा जी की यहाँ जरूरत नहीं उत्तर प्रदेश में। जाइए थाईलैंड, खूब घूमिए, हमें दिक्कत है। ठीक है राजेश जी, मेहुल भाई नीरव मोदी के लिए जो फेंकू भाई ने कमाया है, वो जनता सफाया करने जा रही है। राजेश जी ठीक है, 8 करोड़ आप नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का माफ करेंगे। ठीक है अंशु भाई, ठीक है। राजेश जी, तो बड़ा सवाल है, बीजेपी के नेता भी तो 2009 के वक्त में इस पर सवाल उठाया करते थे ईवीएम पर। अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो हार की बौखलाहट का जिक्र कहां से मिल जाता है आप लोगों को? मुझसे पूछ रहे हैं जी राजेश जी, ये सब तो इटली बाई के गुलाम है, इनका कोई अस्तित्व है नहीं, गुलामी में ये लोग जी रहे हैं। प्रियंका वाड्रा आ गई है, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मार रही है। अच्छा ये बताइए, पश्चिम बंगाल की ईवीएम ठीक थी? राजस्थान में चुनाव हो रहा था, वहां की ईवीएम ठीक थी? झारखंड की ईवीएम ठीक थी? यूपी में खराब हो जाएगी। पंजाब की ईवीएम के बारे में जरा बोल के दिखाए ना। ये पंजाब निर्वाचन आयोग तो पूरे देश में एक ही काम कर रहा है कि अलग अलग निर्वाचन आयोग है? आयोग तो एक ही है, उसके अधिकारी तो एक ही है, जरा उसके बारे में बोले। उसी तरीके से तुम, अरे भाई, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं बचा है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चमचागिरी कर, ये कोई एक सीट ऐसी बता दे जहां कांग्रेस फाइट में भी हो। देश में कांग्रेस की 0 पर, इनको क्या है, होने जा रहा बी टीम बनना है, किसी के भी उसको कैरियर पे लटक करके चलना है। बीजेपी पहले अखिलेश यादव के कैरियर पे साइकिल पे ये लोग लटके हुए थे, अब इनको कोई साथ बिठाने को तैयार नहीं है। 40-45 कांग्रेस को कोई साथ बिठाने को तैयार नहीं, कोई पार्टी साथ लेने को तैयार नहीं है। ये प्रियंका वाड्रा और राहुल बाबा द्वारे द्वारे घूम रहे थे, किसी पार्टी ने इनको आश्रय नहीं दिया। अब बौखलाए हुए, पगलाए हुए, जाने कौन
की बातें कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है इनकी बातों को। मंथन चिंतन, अरे 350 प्लस सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है मित्र। अंशु अवस्थी जी, अंशु जी आवाज मिली क्या आपको? जी हाँ, अंशु जी, मेरा सवाल यही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस को हार मिलती है, विपक्षी दलों को हार मिलती है, इनसे पूछिए कोई एक सीट ऐसी है जहां ये फाइट कर रहे हो। अरे राजेश जी सुन लेते, राजेश जी ठीक है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अभिषेक वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है, बड़ा देर कर दी है आप कनेक्ट होते होते। लेकिन सर सवाल यही है, बीजेपी कह रही कि बीच चुनाव में ही ईवीएम इस वजह से याद आ गई क्योंकि अब तक के जो चुनाव के चरण हुए हैं वहां आप लोगों को बढ़त नहीं मिल पा रही, बीजेपी लीड कर रही है। अभिषेक जी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री, मुझे समझ में नहीं आता है वो कितने रंग आखिर वो दिखाएंगे। एक बार वो चौकीदार बन जाते हैं, अब मुझे लगता है कि उन्होंने नया पैमाना अपनाया, नया पेशा अपनाया शायद जोशी बनने का। तो वो पहले से ही मुझे लगता है कि जोशी बन गए हैं और वो ठीकरा जो फोड़ने वाले हैं वो विपक्ष के ऊपर फोड़ रहे हैं, क्योंकि जनता के मुद्दों पर तो अब बात करने के लिए नहीं है। अभी देखिए, पहले वक्तव्य में उन्होंने पहले रूस और यूक्रेन के युद्ध को राष्ट्र के नाम पे आप वोट डाल दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि डबल इंजन की सरकार जो अपने आप को बताती है, तो प्रदेश में एक इंजन योगी आदित्यनाथ जी का तो फेल हो चुका है। तो क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई काम तो किया नहीं है और जनता के मुद्दों पर वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। ईवीएम पे कोई दिक्कत है? ईवीएम पे भरोसा है अभिषेक भाई? ईवीएम पे भरोसा है ना अभिषेक भाई? अभिषेक भाई ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। आज की तारीख में ईवीएम पर भरोसा है समाजवादी पार्टी को? हमने देखिए, हमें लोकतंत्र पे भरोसा है। ईवीएम पर है कि नहीं है? आयोग पर है कि नहीं है? आयोग पर भरोसा है, ईवीएम पर भरोसा है जी। हमें लोकतंत्र पे भरोसा है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना अभिषेक भाई। ईवीएम पर भरोसा है, आयोग पर भरोसा है, उसी लोकतंत्र का एक अहम पार्ट, अहम हिस्सा ईवीएम और आयोग, इस पर भरोसा है कि नहीं है? चुनाव आयोग की अगर आप बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ईडी, हाँ बताइए ना, बताइए। सुनिए, आप समझ सकते हैं चुनाव आयोग तो आज बौना साबित हो चुका है। ये सब देख रहे हैं। ईडी से वीआरएस ले चुके राजेश्वर सिंह, जिनकी पत्नी आईडी में रह चुकी है लखनऊ से, और वो लोगों को वीआरएस लेने के लिए 2-4 आपके यहाँ कोई पूर्व अधिकारी चुनाव नहीं लड़ता है? आपकी पार्टी में कोई पूर्व अधिकारी आज तक नहीं है अभिषेक भाई? ये दर्शाता है। चलिए ठीक है। जो बड़ा सवाल है चौधरी साहब, समाजवादी पार्टी को सुना आपने, लेकिन आप देखिए कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे राजेश जी जवाब दीजिए, राजेश जी जवाब दीजिए संक्षेप में। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, सारे चाहे वो सीबीआई सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करते हैं आप लोग। देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ पे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। नहीं, हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो ये सब लोग खिसिया गए, चुनाव हार रहे हैं, इनको स्पष्ट हार दिख रही है, जनता इनको स्वीकार कर नहीं रही। इनकी गुंडागर्दी, इनकी माफियागिरी, मुख्तार अंसारी का आतंक, अतीक अहमद का आतंक, आजम खान ने जिस तरह से किसानों की जमीन दबाने का काम किया था, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए थे, मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा कांड हुआ था, कोसी में कितना बड़ा कांड हुआ था, अनेक दंगे। इन तमाम मुद्दों के बीच फिर ये क्यों कहा जा रहा है, ये सपा क्यों पूछ रही है कि आपको यूक्रेन रशिया विवाद पर वोट लेने की जरूरत पड़ रही है? स्वीकार नहीं कर रही है इनको, इन सब चलिए मुद्दों ठीक है, पर जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है। ये चुनाव हार रहे हैं इसलिए खींच रहे हैं, और कोई ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, ठीक है। अभिषेक जी, इसी ईवीएम से तो जीते थे, सांसद बने थे अखिलेश यादव, इसी ईवीएम से तो सांसद बने थे। मुलायम सिंह यादव जीत का सर्टिफिकेट लेने भी पहुंचे थे। अपने हिसाब से अपने मुफीद ईवीएम को, आयोग को जज करना कहां तक सही है और कब तक करेंगे आप लोग? अभिषेक वाजपेयी, देखिए हमें लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है, हमें जनता जनार्दन पे पूरा भरोसा है, और जनता इस कदर आशीर्वाद और प्यार दे रही है कि ये कितना भी करना चाहेंगे लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देखिए कि जब जिस जगह आदरणीय अखिलेश यादव जी जाते वहां पे लोगों की, मैं वही पूछ रहा हूं कि अपने हिसाब से अपने मुफीद ईवीएम को ले लेना, जहां जीतना वहां ठीक है, जहां हारना वहां गलत है। सरकार लोगों को मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू कब तक चलेगा भाई ईवीएम के लिए, आयोग के लिए? जल्दी बताइए। हमें तो हमेशा से लोकतंत्र पे भरोसा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है ईवीएम को लेकर, विपक्षी पार्टियों की तरफ से वक्त वक्त पर सवाल उठाया जाता है। आयोग जब बुलाता है कि आइए भाई इसे हैक करके दिखाइए, तो विपक्ष की तरफ से कोई नेता या फिर कोई हैकर वहां पहुंच नहीं पाता है। इससे साफ पता चलता है कि आखिर ईवीएम क्या बड़ा मुद्दा है। और दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से सवाल उठा देना
बजाय इसके कि आप खुद अपने परिणाम का आकलन करें कि कहां तक जायज है और क्या यूपी के इस चुनाव में भी इसी तरह से एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। खबरें लगातार जारी, छोटे से ब्रेक के लिए आप लोग